हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग यादव एजुकेशन। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आफ्टर द लेटर वैदिक पीरियड क्यों ऐसा हुआ कि हमारे कहते हैं नए रिलीजियस सेक्ट्स जो हैं उभर के सामने आए, और उनमें से हमने देखा जैनिज़्म को हमने स्टार्ट किया था। ठीक, तो हमने क्या क्या अब तक देख लिया। हम लोगों ने देख लिया कि कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन थे जो नए रिलीजियस सेक्ट के, वो क्या थे, और वैश्य की इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ गई थी, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रिएक्शन था वो क्या क्या था। जैनिज़्म को हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, इसके बारे में देखा था, और उनके तीर्थंकर्स के बारे में हमने देखा था। डॉक्ट्रिन और जैनिज़्म मैंने आपको बताया था, लेकिन आज मैं फिर से इसको डिस्कस करूँगा। और उसके बाद सारे टॉपिक जैसे स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म, दिगंबर स्कूल जो सेक्ट थे उसके, हाँ, इसको डिस्कस करेंगे। श्वेतांबर स्कूल के बारे में देखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज़्म, जैन काउंसिल के बारे में देखेंगे, जैन आर्किटेक्चर और रॉयल पैटर्न्स जितने भी थे उनको देखेंगे। इसके बाद हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि यूपीएससी पूछता है, ठीक है, यूपीएससी में पूछे गए हैं, उसको देखेंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से। इमर्जेंस ऑफ न्यूमरस रिलीजियस सेक्ट पार्ट 1 जैनिज़्म चल रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज़्म से, ठीक है। चलिए ठीक, तो डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज़्म में जब हम जाते हैं ना, तो इसमें हम देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि 5 डॉक्ट्रिन थी, ठीक है। 5 डॉक्ट्रिन है जैनिज़्म की, जिनको महाव्रता बोला जाता है, पंच महाव्रता बोला जाता है। 5 हैं तो पंच हो गया, डॉक्ट्रिन हो गई महाव्रता। जो महाव्रता होते हैं ना, महाव्रता जो होते हैं, ये एक्चुअल में जो तीर्थंकर हैं, जो क्या कहते हैं गुरु होते थे, जो तीर्थंकर्स होते थे, उनको यूज़ करने के लिए मॉन्क्स जो होते थे वो यूज़ करते थे और रिगरसली फॉलो करते थे, ठीक है। लेकिन इसी में एक टर्म होता है अनुव्रता। अनुव्रता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लघुव्रता, या फिर इसको लघुव्रता भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली जो होता है, ये जो जैन्स होते हैं, जो लघुव्रता, ठीक है, सॉरी, जो जैन्स होते हैं, जो मतलब कि फॉलोअर्स होते हैं, वो फॉलो करते हैं। ये इतना रिगरस नहीं होता है। तो ये देखा जाए तो 5 डॉक्ट्रिन थी, जिसमें पहला डॉक्ट्रिन था वायलेंस। डू नॉट कमिट, डू नॉट मतलब कि वायलेंस मत करो, ठीक है, इसको अहिंसा बोला गया। डू नॉट स्पीक लाई मतलब झूठ मत बोलो, इसे बोला गया सत्य। सत्य बोलो मतलब सत्य बोला गया। सत्य का मतलब डू नॉट स्टील चोरी मत करो, अस्तेय बोला जाता है, ठीक है। डू नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी, वेल्थ का क्रिएशन मत करो, इसको बोला गया है अपरिग्रह, ठीक है। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस मतलब संयम रखो, संयम, ये इसको बोला गया ब्रह्मचर्य। ये किसके द्वारा ऐड किया गया था? भगवान महावीर द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है, ये भगवान महावीर द्वारा ऐड किया गया था। लेकिन जो ऊपर वाले चारों थे ना, ये पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये चारों उनके द्वारा ऐड किए गए थे, ऊपर वाले। तो इस तरह देखा हमने। अभी मैंने आपको बताया महाव्रता के बारे में, जो कि जैन मॉन्क्स फॉलो करते थे और रिग्रेसली फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। अनुव्रता जो फॉलो करते थे वो जैन्स करते थे, जो फॉलोअर्स होते थे, हाँ, ठीक। तो महावीर जो थे ना, भगवान महावीर जो थे, लॉर्ड महावीर, ठीक, उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि अपने सारे कपड़ा का त्याग कर दो और मोर ऑस्टर लाइफ को व्यतीत करो। जबकि इसके मतलब पहले जब पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ भगवान जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि अपने तन पे दो जगह कपड़े आप पहन सकते हो और ऑस्टर लाइफ अपनी व्यतीत कर सकते हो, ठीक, इस तरह से ये था। लेकिन बाद में महावीर ने क्या कह दिया कि अपने सारे कपड़ों को डिस्कार्ड देयर क्लॉथ्स कंप्लीटली, देखिए कंप्लीटली लिखा हुआ है ना, कंप्लीटली कर दो, ठीक। इसी वजह से देखिए बाद में, इसी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा ही कुछ कंडीशन बनी कि जो जैनिज़्म था वो 2 सेक्ट में डिवाइड हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में। इसके बारे में लेटर हम इस लेक्चर में कहते हैं डील करेंगे, पढ़ेंगे। अब एक चीज़ होता है कि जब जैनिज़्म हम पढ़ते हैं तो जैनिज़्म में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैनिज़्म का जो मेन एम है, जैन का जो मेन एम है, वो लिबरेशन ऑफ सोल होता है। मतलब कि सोल को लिबरेट करना होता है एक तरह से, पूरी तरह से, ठीक है। तो इसके लिए रिग्रेस डिसिप्लिन होता है और रिग्रेस डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, पंच महाव्रत फॉलो करना पड़ता है, और जो 3 रत्न हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं।
जो 3 रत्न हैं, 3 जेम्स बोले जाते हैं, जिसको बोला जाता है राइट फेथ या फिर सम्यक दर्शन। उसके बाद बोला जाता है राइट नॉलेज, जिसको बोला जाता है सम्यक ज्ञान। उसके बाद तीसरा बोला जाता है राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। ये तीनों फॉलो करने पड़ते हैं और कोई भी इंसान, ठीक है, इन तीनों को फॉलो करके अपने सोल को लिबरेट कर सकता है, मुक्ति पा सकता है, ठीक है। और ज्ञान एथिकल कोड जो होते हैं या फिर सिंपली लिविंग राइटली बाई, मतलब कि एक सिंपल लिविंग और राइट प्रिंसिपल पर जिया जाए, तो ये क्या कहते हैं, तीनों ज्वेल को फॉलो कर ये तीनों जो रत्न हैं इनको फॉलो करके एक अपने सोल को लिबरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ज़रा इनके बारे में देख लेते हैं कि राइट फेथ यानी सम्यक दर्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक। तो क्या होता है कि जो मतलब कि जो जैसे मतलब सम्यक दर्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ सीखा है, ठीक है, तो आपने उसने सीखा तो उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। जबकि ये कहते हैं ऐसे देख सीख कर स्वीकार करने वाली बात नहीं है। आप उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में महसूस क्या करते हैं, उसको सुनते कैसे हैं, और उसमें जो भी क्या कहते हैं प्रेजुडिस होते हैं उसको आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में आप जो क्या कहते हैं मिसकंसेप्शन बना रखे हैं उसको आप दूर कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये सब जब आप क्या कहते हैं कर लेंगे तो आपको एक सम्यक दर्शन, एक राइट फेथ मिलेगा, एक बिलीव आप करना शुरू करेंगे सही ढंग से, ठीक है। इसमें ये भी बोला गया कि अगर आप क्या कहते हैं, देखिए जो सही क्या कहते हैं दर्शन होता है, सही ज्ञान की सही धारणा से ही होती है, ठीक है। मतलब आपकी धारणा अगर सही है तो आप सही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई इंसान अगर जो तीर्थंकर है इनके हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, इनके जैनिज़्म के हिसाब से, अगर आप क्या कहते हैं तीर्थंकर के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो वो पूरी तरह से असमर्थ होगा क्या कहते हैं किसको, सही ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। बिलीफ नहीं कर रहे हैं आप, एक तरह से राइट फेथ नहीं है आपका, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि ए पर्सन विद ए राइट फेथ विद ऑलवेज हैव नेचुरल कामनेस इन माइंड, ठीक है। उसके दिमाग में हमेशा नेचुरल ही शांति बनी रहती है, ठीक, बनी रहती है। और वो हमेशा किससे मुक्त होगा, फियर ऑफ डेथ से मुक्त होगा, ठीक है। क्योंकि आपको एक पूरी तरह से क्या कहते हैं, आप पूरी तरह से एक पर्टिकुलर चीज़ों को जान चुके हो कि इसमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक। आप उसके आडंबरों से, उसके क्या कहते हैं अंधविश्वासों को मतलब कि आपने तोल मोल के देख लिया है एक तरह से, इसलिए आपको राइट बिलीफ हो चुका है एक तरह से, और आप उसमें आगे निकल चुके हो। तो आप जो है इसकी प्राप्ति कर लेते हो राइट फेथ की उस तरह से, ठीक। राइट नॉलेज का क्या मतलब है, सम्यक ज्ञान का मतलब, देखिए सम्यक ज्ञान क्या होता है, जब आप क्या कहते हैं, तो सम्यक ज्ञान से मतलब आपका ये है कि आप मतलब कोई भी इंसान, कोई भी जैनिज़्म पीपल जो है वो क्या करते हैं कि लॉजिकल रूप से पूरी तरह से और रैशनल थिंकिंग के हिसाब से किसी भी बात को पूरी तरह से डिटेल तरीके से पूरा नॉलेज लेते हैं। और उस मतलब कि नॉलेज किस बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन सेंसेस पे होता है। उनके जो सेंसेस होते हैं, उनके स्क्रिप्चरल नॉलेज जो होती है उनके बेसिस पे होता है, ठीक है। जो उनके शास्त्र दर्शन होते हैं, शास्त्र ज्ञान होता है, टेलीपैथी के हिसाब से करते हैं, ठीक। और मतलब कि इस 5 श्रेणियाँ, इस तरह से 5 श्रेणियाँ हैं, इसकी बेसिस पे आप क्या कहते हैं सही नॉलेज को आप गैदर कर सकते हैं। जब आप सही नॉलेज को गैदर कर लेंगे जिसमें आपके पूरी तरह से लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी, आप पूरी तरह से उसको गहन तरीके से समझ जाएंगे, तो आपको एक तरह से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक। राइट कंडक्ट में बात करते हैं। राइट कंडक्ट में सम्यक चरित्र की बात होती है, मतलब होता है सम्यक चरित्र। देखिए, जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज दैट हैज़ डेवलप्ड थ्रू टीचिंग्स, जो टीचिंग होती है उसके थ्रू डेवलप होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो आपने नॉलेज गैदर की है, ठीक है, उसको आपने रैशनली समझा है, उसको आपने कहते हैं लॉजिकली समझा है, ठीक है, लेकिन वो किसके थ्रू डेवलप हुई है, वो टीचिंग के थ्रू डेवलप हुई है। और जो आपके इंटरनल डिज़ायर थे, आपके जो इंटरनल कंट्रोल था, उसको आपने क्या कहते हैं प्रैक्टिस किया, उसको एक तरह से आपने डील किया उसके साथ, और उस स्टेट पे पहुँचे हैं जहाँ पर अटैचमेंट आपका कोई तरह से
मौजूद ही नहीं है एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए, तो इसे बोला जाता है सम्यक चरित्र। ठीक है, समझ रहे हैं? तो एक तरह से आपने सही विश्वास और ज्ञान की प्राप्ति की है और इससे आपका चरित्र निखर के सामने आया है, तो इसे बोला जाता है राइट कंडक्ट। ठीक, तो इस तरह से ये बोला गया कि जैनिज़्म में जो 3 रत्न हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, इसके थ्रू आप अपनी सोल को लिबरेट कर सकते हैं, लेकिन एक रिग्रेस क्या होता है, डिसिप्लिन होना चाहिए इसमें। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अनेकांतवाद की। अनेकांतवाद क्या होता है? चलिए देखिए, अनेकांतवाद में अनेक से आपको समझ में आ रहा होगा मैनी, हाँ, 2 हो सकता है या फिर इन्फानाइट हो सकता है। अंत मतलब क्वालिटीज़, गुण होते हैं, कैरेक्टर होता है, धर्म होता है इसका मतलब। वाद का मतलब डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल होता है, हाँ ठीक। तो अनेकांतवाद में जैसे क्या, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाते हैं कि जो अनेकांतवाद बोलता है ना, जैसे पहले अभी समझा देते हैं, ये अल्टीमेट ट्रुथ एंड रियलिटी जो होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स बहुत होती है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, ठीक, और यहाँ पर एक आम रखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक आम रखा हुआ है। तो आदमी ने कहा कि ये आम जो है ये पीले रंग का है, येलो कलर का है, ठीक, लेकिन इस आदमी बी ने कहा ये तो बहुत मीठा है, ठीक। तो देखिए इनका कहने का मतलब एक ही चीज़ था कि ये आम है, ये पीले कलर का है, मीठा है, लेकिन ये इनकी सोचने का ढंग, इनके मतलब ये कहने का ढंग डिफरेंट टाइप का है। इसीलिए बोला गया कि ये मैनी तरीके से क्वालिटी को जस्टिफाई करता है। अल्टीमेट ट्रूथ हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी जो है कॉम्प्लेक्स होती है बहुत, हाँ, और इसके मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। हेंस देयर एग्जिस्ट ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, मतलब नो सिंगल स्पेसिफिक स्टेटमेंट कैन बी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है, समझ गए कि कोई भी सिंगल स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं होगा इस आम को डिस्क्राइब। जैसे एग्जांपल जो आम का मैंने दिया था मैंगो का, ठीक है, मैंगो का जो एग्जांपल दिया है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक या फिर कोई भी सिंगल स्टेटमेंट नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। ये बोल सकता है कि ये पीले रंग का है तो ये मीठा बोल रहा है ये। उसके बाद अगर ये मान लीजिए बोले कि ये क्या कहते हैं हरे कलर का है तो ये बोले कि खट्टा है। तो कई तरीके से स्पेसिफिक स्टेटमेंट कैन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्लुरैलिटी, ठीक है। इसका मतलब अनेकांतवाद क्या कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ 2 कैरेक्टर और इनफाइनाइट क्वालिटीज़ के बारे में बात करता है, समझ गए। ये जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद का, ठीक। अब हम बात करते हैं स्यादवाद की। तो ये फिलॉसफी है एक तरह से, जैनिज्म की फिलॉसफी है ये, जैनिज्म की फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म की फिलॉसफी है ये, अनेकांतवाद एंड स्यादवाद, ठीक है। तो अनेकांतवाद मैंने आपको समझा दिया, आप इसको 1-2 बार और सुनेंगे तो और एकदम क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब बात करते हैं स्यादवाद की। तो स्यादवाद क्या बात करता है, थियोरी ऑफ मे बी के बारे में बात करता है। मान लीजिए कोई हाथी है, एलिफेंट है, सिंपल से एग्जांपल है, एलिफेंट है, ठीक, या फिर कह दीजिए कोई स्नेक है, ठीक। तो मान लीजिए कोई ब्लाइंड पर्सन है ना, वो अगर इस हाथी को डिफरेंट पार्ट को छूता है तो उसको हर चीज़ें डिफरेंट नज़र आएगी। मान लीजिए अंधा आदमी उसको बताया ना जाए कि ये हाथी का पैर है तो वो सोचेगा कि ये स्टोन है, ठीक। अगर हाथी की पूंछ को रस्सी समझ लेगा। तो इसीलिए बोला गया कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज है और थियोरी ऑफ मे बी है ये, इट असर्ट दैट ऑल नॉलेज इज़ रिलेटिव, सारी नॉलेज जो है रिलेटिव है, कंडीशनल एंड पार्शियल भी हो सकती है, विच लॉजिकली इम्प्लाइज दैट ऑल आवर जजमेंट जो होता है जिसको बोलते हैं न्याय, आर डबल एज हो सकते हैं। अब देखिए उस अंधे आदमी के लिए ये तो ये रस्सी है, हाँ, किसी दूसरे के लिए वो हो सकता है कि वो सांप हो, ठीक, तो डबल एज हो सकती है। स्यादवाद लिटरली मीन्स का मतलब लिटरली क्या होता है, मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं इसको एग्जामिन करने के लिए स्यादवाद को। तो ये जैनिज्म की कुछ 2 फिलॉसफी थी, अनेकांतवाद और स्यादवाद, ठीक, आपको समझ में आया होगा। एलिफेंट का एग्जांपल आप याद रखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि, और ब्लाइंड मैन का, और उसी तरह उस अनेकांतवाद में आप अगर याद रखेंगे मैंगो का एग्जांपल, 2 आदमी हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा।
अब चलते हैं कि जैनिज़्म में आगे क्या बोला गया। देखिए जैनिज़्म में ये बोला गया, इन्होंने क्या कहते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन उसको जिना के नीचे, मतलब जिना के नीचे रखा है। ठीक है, जैनिज़्म हमेशा बिलीव करते हैं ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल एंड थियरी ऑफ कर्मा को। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, जो वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया, लेकिन जो क्या कहते हैं वैदिक अथॉरिटीज़ थी उनको कंडेम किया है। देखिए जब आप कर्म और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ कर्मा की बात करते हैं, तो वर्ण सिस्टम में कहीं ना कहीं आप देखते होंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, तो कर्मा के हिसाब से उनका रीबर्थ होता है, वो ऊपर जाते हैं। तो इसी में देखिए जब वो वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैदिक अथॉरिटीज़ को वो कंडेम करते हैं। इसी वजह से वर्ण सिस्टम जो है बेस्ड ऑन कर्मा पे है, प्रीवियस बर्थ पे, देखिए मैंने आपको अभी समझाया ही इस बारे में। इसके बाद देखिए जो मेंबर ऑफ लोअर क्लास होते हैं कैन ऑल्सो गेट लिबरेट, वो भी लिबरेट हो सकते हैं थ्रू प्योर एंड मेरिटोरियस लाइफ के। हाँ, मतलब कि एक पवित्र और मेरिटोरियस लाइफ जिए तो वो भी लिबरेशन उनकी सोल को भी मिल सकता है। तो जैनिज़्म का एम क्या है ये भी देख लीजिए। जो वर्ल्डली बॉन्ड्स होते हैं ना, जो कहते हैं एक जो जितने भी बॉन्ड अटैचमेंट होते हैं उससे फ्रीडम पाना, कोई भी रिचुअल रिक्वायर नहीं होता, किसके लिए, लिबरेशन के लिए। किसकी लिबरेशन, सोल की लिबरेशन के लिए कोई भी रिचुअल की आवश्यकता नहीं है। ओनली रिक्वायर क्या रिक्वायर है, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। कौन सा, राइट फेथ, राइट नॉलेज, ठीक है, राइट नॉलेज, और किसकी ज़रूरत है, राइट कंडक्ट की। ठीक, इस चीज़ की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन जैनिज्म। देखिए ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो भगवान की पोजीशन है वो जिना के नीचे है, ठीक है, इसमें बताया गया है। ठीक, लेकिन कैसे, देखो जैन बिलीव करते थे जो यूनिवर्स है ना एंड इसकी जितने भी सब्सटेंसेस हैं या फिर एंटिटीज़ हैं वो इटर्नल हैं एक तरह से। हाँ, कोई इट हैज़ नो बिगनिंग, कोई शुरुआत नहीं, कोई एंड नहीं है इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिवर्स रन करता है अपने ओन अकॉर्ड के थ्रू, अपने ओन कॉस्मिक लॉ के थ्रू ये रन करता है, जैन ये बिलीव करते हैं। ठीक है, जितने भी सब्सटेंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं कंटिन्यूसली। नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉय, कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती, कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं होती इस यूनिवर्स में। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं, जैन ये बिलीव करते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ समवन टू क्रिएट और मैनेज द अफेयर, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की जो क्रिएट करे या फिर मैनेज करे अफेयर ऑफ द यूनिवर्स को। ठीक है, इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं ये वैदिक अथॉरिटीज़ को कंडेम करते हैं। ठीक, हेंस जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड एज ए क्रिएटर, इसलिए ये बिलीव नहीं करते कि जो गॉड है वो क्रिएटर हैं, सर्वाइवर हैं एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स हैं। ठीक है, हाउएवर जैनिज्म बिलीव करते हैं गॉड में, कैसे, नॉट एज अ क्रिएटर बट एज अ परफेक्ट बीइंग, एक परफेक्ट क्या कहते हैं बीइंग की तरह, मतलब कि वो पूरी तरह से लिबरेट हो चुका है इंसान। वो कोई भी इंसान जो पूरी तरह से लिबरेट, जिसकी सोल पूरी तरह से लिबरेट हो जाती है ना, वो कुछ भी मतलब जिसके द पर्सन डिस्ट्रॉयज ऑल हिज कर्मा, जितने भी कर्मा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएं तो वो लिबरेटेड सोल हो जाता है। तो वो एक तरह से ब्लिसफुल स्टेट में चला जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है पूरी तरह से। तो जैनिज्म इसी को भगवान के रूप में देखते हैं, एज अ परफेक्ट बीइंग के रूप में। ठीक है, इसी को भगवान बोलते हैं और उनको जिना के नीचे रखते हैं। ठीक है, द लिबरेटेड सोल जो होता है इनफाइनाइट नॉलेज रखती है, इनफाइनाइट विजन होता है, इनफाइनाइट पावर होती है, इनफाइनाइट ब्लेसेस होते हैं। ठीक है, दिस लिविंग बीइंग इज़ अ गॉड ऑफ जैन रिलीजन। ठीक है, यही जो लिविंग बीइंग है ना, यही जो लिविंग बीइंग है ये गॉड है जैन रिलीजन की। ठीक, एवरी लिविंग बीइंग हैज़ पोटेंशियल टू बिकम गॉड, कोई भी लिविंग बीइंग चाहे आप हो मैं हो, ये कहते हैं पोटेंशियल रखती है भगवान बनने की, लेकिन उसके लिए उसके सारे कर्म को डिस्ट्रॉय होने होंगे और उसकी सोल को लिबरेट होना पड़ेगा। ये लिबरेशन कैसे मिलेगा सोल को, ये मिलेगा वो त्रिरत्न जो हैं उसके थ्रू। ठीक है, उसको सही से फॉलो करेंगे तब। हेंस जैन डो नॉट हैव वन गॉड बट जैन गॉड्स आर इनन्यूमरेबल, बहुत सारे हैं, एंड देयर आर नंबर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बढ़ती चली जा रही है, और मोर लिविंग बीइंग्स अटेन लिबरेशन। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जैन गॉड के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कैसे हुआ। सिंस लेक्चर चलता है, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कैसे हुआ। देखिए स्प्रेड ऑफ जैनिज्म करने के लिए तो भाई मैन और वुमेन दोनों को इसमें एडमिट किया गया। ठीक है,
और लेकिन क्या हुआ कि ये उतनी तरह से मास को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, तो डिड नॉट मार्क इटसेल्फ आउट फ्रॉम ब्राह्मणिकल रिलीजन डिस्पाइट दिस ग्रेजुअली स्प्रेड इन साउथ एंड वेस्ट। देखिए साउथ एंड वेस्ट में जो क्या कहते हैं, जहाँ पर कहते हैं जैनिज़्म का स्कोप ज़्यादा बढ़ा, और क्या कहते हैं, और इतना ज़्यादा मास अट्रैक्ट नहीं कर पाए, इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाए, लेकिन साउथ एंड वेस्ट में काफ़ी तेज़ी से ये बढ़े। ठीक है, कर्नाटक में जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 998 ईस्वी में ये इन्होंने रूल किया था, ये जैनिज़्म को इन्होंने अडॉप्ट किया था। कर्नाटक में ये गए थे जहाँ पर इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले इंसान थे जिन्होंने संलेखना किया था। पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार संलेखना यूज़ किया था। ठीक है, संलेखना के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा संलेखना क्या है। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, एक समय था जब फेमाइन आया था मगध में। हाँ, जब भगवान महावीर की डेथ हुई थी ठीक है, उसके 200 साल बाद लगभग मगध में फेमाइन आया। ठीक है, मगध में फेमाइन आया और लगभग 12 साल तक चला। तो बहुत सारे जैन जो थे ना, बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे, वो भद्रबाहु की लीडरशिप में श्रवणबेलगोला कर्नाटक के साइड निकल चुके थे, साउथ की तरफ। ठीक है, वहाँ चले गए थे। लेकिन कुछ लोग जो स्टे किए थे मगध में, किसके लीडर में थे, स्थलभाव के रूप में, स्थलभाव के साथ वो वहाँ पे लीडरशिप में स्टे किया था उन्होंने। लेकिन जब 12 साल बाद जब फेमाइन ख़त्म होती है, जब मगध वापस आते हैं, कौन आता है, भद्रबाहु जब वापस आते हैं, तो उनको दिखता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। क्या हो गया था कि जो मगध में रहने वाले थे वो कपड़े एक सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनने लगे थे। हाँ, और क्या कहते हैं, जो भद्रबाहु थे, इनके लोग जो थे वो कहते हैं अभी भी नेकेड रहते थे। और ये आसमान जो दिगंबर इसीलिए बोला जाता है, जो आसमान होता है वही उनका कपड़ा था एक तरह से। तो जब काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में, जो साउथ के से भद्रबाहु आए रहते हैं वो लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं इनके डिसीज़न को। तो उसी काउंसिल के दौरान जो क्या कहते हैं जैनिज़्म था वो 2 सेक्ट में बढ़ता है। दिगंबर जो साउथ से आए थे, और जो श्वेतांबर जो क्या कहते हैं मगध में पहले से थे। तो जो साउथ से आए थे दिगंबर, वो उनके लिए आसमान, जो खुला आसमान था वही उनके लिए वस्त्र था। जो श्वेतांबर थे वो एक तरह से वाइट कलर का प्लेन कपड़ा पहनते थे, उनको बोला गया श्वेतांबर्स। ठीक, इस तरह से 2 सेक्ट में जैनिज़्म डिवाइड हो गया। तो उनके मेजर सब ट्रेडिशन भी थे। जैसे दिगंबर में जो सबसेक्ट थे उसमें एक था मूल संघ, जो ओरिजिनल कम्युनिटी थी। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें बनी, जैसे तेरापंथी, तरणपंथी, बिस्पंथी, ये 3 मॉडर्न कम्युनिटीज़ हैं अभी की। और श्वेतांबर में सबसेक्ट जो था वो स्थानकवासी था और मूर्ति पूजिका था। ठीक है, और बहुत सारे सेवरल अदर स्मॉलर सब ट्रेडिशन भी इमर्ज हुए 2nd मिलेनियम CE में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग दिगंबर स्कूल की। जब हम बात करेंगे दिगंबर स्कूल की, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो मॉन्क्स ऑफ दिगंबर ट्रेडिशन थे वो डू नॉट वियर क्लॉथ, वो क्लॉथ पहनते ही नहीं हैं। हाँ, वो कंप्लीट न्यूडिटी जो है सेक्ट की उसको बिलीव करते हैं। फीमेल मॉन्क्स जो थी वो स्टिच प्लेन वाइट साड़ी पहनती हैं, जिनको बोला गया है आर्यकाज। ठीक है, आर्यकाज बोला गया इनको। ठीक है, फीमेल मॉन्क्स को। उसके बाद हम बात करते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, दिगंबर जो फॉलो करते हैं ऑल 5 कंस्टेंट, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, एज पर टीचिंग ऑफ महावीरा, लॉर्ड महावीरा। ठीक है, अनलाइक श्वेतांबर, जो भद्रबाहु थे वो एक्सपोनेंट थे दिगंबर सेक्ट के। ठीक, ही मूव टू कर्नाटका अलॉन्ग विद डिसाइपल फ्रॉम द प्रेडिक्टिंग लॉन्ग फेमाइन। ठीक, मैंने ये आपको समझाया ही था। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ दिगंबरा बिलीफ इज कंटेन इन प्राकृत सुत्ता पाहुदा ऑफ कुंडा कुंडा। ठीक है, ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड है, एक तरह से याद रखिएगा। ठीक है, दिगंबर जैन बिलीव करते थे कि वुमेन कैन जो है तीर्थंकर नहीं बन सकती, इसीलिए उन्होंने जो मल्लीनाथ थे, मल्लीनाथ, उनको एक मैन माना। ठीक है, तो ये दिगंबर जो है बिलीव नहीं करते थे कि वुमेन जो है तीर्थंकर बन सकती हैं, इसीलिए मल्लीनाथ एक तीर्थंकर थे, उनको उन्होंने मैन माना। और बहुत ही रिजिड इनकी क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन जो होती थी, जो
प्रक्रिया होती थी, जितनी भी चीज़ें प्रिंसिपल मानते थे, बहुत रिजिड होता था दिगंबर स्कूल का, अभी भी होता है कहीं ना कहीं। उसके बाद श्वेतांबर स्कूल की बात करते हैं, तो श्वेतांबर जो है वो प्रीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ को फॉलो करते हैं। दैट इज़ दे बिलीव इन ओनली 4 रिस्ट्रेंट एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य। देखिए ब्रह्मचर्य आपको मैंने बताया था कि महावीर स्वामी द्वारा ऐड किया गया था, लेकिन जो उसके ऊपर वाले जो 4 थे वो ऐड किए गए थे पार्श्वनाथ के द्वारा, ठीक है। तो अटेन कैवल्य पाने के लिए, कैवल्य, ठीक है। श्वेतांबर ये बिलीव करते थे कि जो 23rd और 24th तीर्थंकर हैं वो शादी कर चुके किए थे अनलाइक थॉट बाय दिगंबर। दिगंबर ये नहीं मानते हैं, ठीक है। स्थूलभद्रा जो थे वो ग्रेट एक्सपोनेंट थे दिस स्कूल के, क्योंकि वो मगध में रुके थे और श्वेतांबर उन्होंने ही वो किया था प्रोपोगेट, ठीक। दो मॉन्क्स थे, द मॉन्क्स ऑफ श्वेतांबर स्कूल जो थे कैन हैव सिंपली वाइट क्लोथिंग पहनते थे, हैं, ए बेगिंग बॉल लेते थे एंड ए ब्रश टू रिमूव इंसेक्ट फ्रॉम देयर पाथ। एक ब्रश रखते थे जो उनके पाथ में इंसेक्ट को रिमूव कर सके। बुक्स एंड राइटिंग मटेरियल विद देम, अपने साथ बुक्स और राइटिंग मटेरियल रखते थे। वो बिलीव करते थे कि तीर्थंकर कैन बी मैन हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकते हैं। और जो उन्होंने बोला कि मल्लीनाथ जो थे उन्होंने अपने लाइफ को एज अ प्रिंसेस की तरह जिया है, तो बिलीव करते थे कि वुमेन थी, ठीक है। श्वेतांबर ट्रेडिशन जो है जैनिज़्म का इंडिकेट करता है 5 इटर्नल सब्सटेंसेस इन एग्जिस्टेंस होते हैं। एक जैनिज़्म में 5 इंडिकेट करता है 5 इटर्नल सब्सटेंसेस इन एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं। सोल करता है, सोल जिसे जीवा मैंने बताया था, मैटर उद्गला बताया था, स्पेस अक्ष, मोशन धर्म, मोशन, रेस्ट अधर्म, जो रेस्ट है वो अधर्म है। अनलाइक दिगंबर जो हैं वो 6 इटर्नल सब्सटेंस को भी ऐड करते थे, जैसे काल, टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब सेक्ट ऑफ दिगंबर एंड श्वेतांबर स्कूल की। इसको मैंने आपको बता ही दिया कि मूल संगत जो थे वो ओरिजिनल कम्युनिटी थी, बिजपंथी, तेरापंथी एंड तरणपंथी, ये मॉडर्न कम्युनिटी हैं, ठीक है, दिगंबर स्कूल में। अब हम बात करते हैं तेरापंथी और बिजपंथी की, ठीक है। ये सब सेक्ट हैं, याद रखिएगा। जो दिगंबर तेरापंथीज हैं वो क्या करते हैं, वर्शिप किसकी करते हैं, द आइडल्स विद अष्टद्रव्य, जस्ट लाइक बिजपंथी। जब बिजपंथी भी अष्टद्रव्य की भी कहते हैं, एक तरह से वर्शिप करते हैं अब आइडल्स की, वैसे ही दिगंबर तेरापंथी भी करते हैं। बट रिप्लेसेस, किसको रिप्लेस किया है, रिप्लेस फ्लावर एंड फ्रूट विद किसके साथ, ड्राई सब्सटीट्यूट्स के साथ। देखिए ये लोग फ्लावर और फ्रूट्स को क्या कहते हैं, वो कहते हैं वर्शिप के दौरान यूज़ नहीं करते, लेकिन ड्राई सब्स्टिट्यूट का यूज़ करते हैं। जबकि जो जस्ट लाइक बट हाँ, जो बिजपंथी हैं वो ऐसा करते होंगे फ्लावर और फ्रूट के साथ। द बिजपंथी जो है वर्शिप करते हैं तीर्थंकर की एज वेल एज यक्ष और यक्षिणी की, लाइक भैरवास एंड क्षेत्रपाला, ठीक है, यक्ष और यक्षिणी, ठीक। अच्छा, देयर रिलीजियस प्रैक्टिस इंक्लूड आरती एंड ऑफरिंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक। जो बिजपंथी की बात मैं कर रहा हूँ, तो देखिए आपको मैंने बताया कि तेरापंथी में जो दिगंबर तेरापंथी थे ये ड्राई सब्स्टिट्यूट का यूज़ करते थे, फ्लावर और फ्रूट्स का यूज़ नहीं करते थे। लेकिन बिजपंथी वो फ्लावर और फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। एंड प्रसाद भट्टकारास आर देयर धर्म गुरु हैं एंड दे आर कंसंट्रेटेड इन राजस्थान एंड गुजरात। ऑन द अदर हैंड, मतलब कि ऑन द अदर हैंड गुजरात तक ये कंसंट्रेटेड है। ऑन द अदर हैंड दिगंबर तेरापंथी जो हैं एक सेक्ट है जो भट्टकारा को अपोज करता है और ओनली तीर्थंकर को ही वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो तेरापंथी हैं, तेरापंथी जो हैं ये आइडल की तो पूजा करते हैं अष्टद्रव्य विद अष्टद्रव्य के साथ, लेकिन ये फ्लावर और फ्रूट का यूज़ नहीं करते। ये किसका यूज़ करते हैं, ड्राई सब्स्टिट्यूट का यूज़ करते हैं। लेकिन इसी के अलावा जो बिजपंथी हैं, बिजपंथी ये फ्लावर और फ्रूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रसाद भट्टकाराज आर देयर धर्मगुरु हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड तेरापंथी के जो कहते हैं ये भट्टकाराज को मानते नहीं हैं, अपोज करते हैं और वर्शिप करते हैं किसकी, सिर्फ तीर्थंकर्स की, ठीक है। श्वेतांबर स्कूल में आते हैं। देखिए श्वेतांबर स्कूल जो है इसमें 3 सबसेक्ट हैं। कौन कौन सा, स्थानकवासी, मूर्ति पूजिका और तेरापंथी। तो जब हम बात करते हैं स्थानकवासी तो दे बिलीव इन प्रेइंग टू सेंट्स रैदर देन
द आइडल इन अ टेम्पल। देखिए ये संत जो होते थे जैनिज़्म में, उनका प्रेयर करते थे, उनको प्रे करते थे, आइडल्स की कहते पूजा नहीं करते थे। सेंट्स वियर है मुँह पट्टी, मुँह पे देखिए सफ़ेद रंग का पट्टी लगाए रहते थे और माउथ के पास। और अनलाइक मूर्ति पूजिका, देखिए मूर्ति पूजिका की बात करते हैं, देखिए मूर्ति पूजिका में ये लोग क्या कहते हैं मुँह पट्टी नहीं लगाते थे सेंट्स जो होते थे, ठीक है। लेकिन वो दे कीप आइडल्स ऑफ द तीर्थांकर्स एट देयर टेम्पल्स, लेकिन वो अपने जो तीर्थांकर होते थे उनके आइडल्स को अपने टेम्पल में रखते थे और उनकी वर्शिप करते थे, लेकिन मुँह पट्टी नहीं लगाते थे, ठीक है। मूर्ति पूजिका में, मूर्ति पूजिका के से आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तेरापंथी में दे प्रे टू सेंट्स, संत की पूजा करते थे, रादर देन टू एन आइडल इन अ टेम्पल। वो सेंट की पूजा करते थे लेकिन आइडल की पूजा नहीं करते थे टेम्पल, जैसे स्थानकवासी करते थे, ठीक है। आइडल की पूजा करते थे स्थानकवासी टेम्पल में, लेकिन टेम्पल में तेरापंथी क्या करते थे, एक सेंट की पूजा करते थे। तेरापंथी सेंट्स और ये भी क्या कहते हैं मुँह पट्टी पहना करते थे। तो इस तरह से आपने क्या समझा, मैं थोड़ा सा आपको इलेबरेट कर देता हूँ। देखिए स्थानकवासी क्या करते थे, आइडल की पूजा करते थे, आइडल वर्शिप करते थे, ठीक। मुँह पट्टी यूज़ किया करते थे, ठीक। लेकिन आप मूर्ति पूजिका को देखिए, मूर्ति पूजिका क्या करते थे, वो क्या कहते हैं आइडल्स ऑफ तीर्थांकर। देखिए जो तीर्थांकर थे ना, तीर्थांकर आइडल को, आइडल्स की पूजा करते थे, आइडल वर्शिप कहाँ करते थे, टेम्पल में करते थे, टेम्पल में करते थे। क्या ये यूज़ करते थे मुँह पट्टी का, मुँह पट्टी नहीं यूज़ किया करते थे, ठीक है। इसी तरह आप देखिए जब हम तेरापंथी की बात करते हैं, तेरापंथी वो प्रे करते थे किसकी, सेंट की पूजा करते थे। सेंट की पूजा कहाँ करते थे, टेम्पल में किया करते थे। लेकिन अब यही देखिए आइडल वर्शिप ये करते थे कहाँ पर, आइडल वर्शिप कहाँ करते थे, टेम्पल में किया करते थे। लेकिन इसकी जगह पे ये टेम्पल में सेंट की पूजा करते थे। तेरापंथी ये भी मुँह पट्टी पहनते थे, इसके जो सेंट थे वो भी मुँह पट्टी पहनते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिवीज़न करने में आसानी रहेगी, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने संलेखना किया था, ठीक। संलेखना क्या है, एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसमें क्या होता है कि जो कोई भी इंसान वॉलेंटरीली फास्टिंग करता है डेथ तक, अपनी मृत्यु तक, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ फूड, धीरे धीरे अपने फूड को और अपने लिक्विड्स को वो धीरे धीरे कम कर देता है। ये एक तरह से इसको नॉट कंसीडर एज अ सुसाइड बाई जैन स्कॉलर। जैन स्कॉलर ने इसको सुसाइड नहीं माना, बिकॉज इट इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ पैशन नॉर डज इट डिप्लॉय पॉइजन, ना ये पॉइजन को डिप्लॉय करता है और वेपन भी डिप्लॉय नहीं करता। इट कैन परफॉर्म बाई बोथ फॉर जैन एस्केटिक्स और हाउस होल्डर, मतलब कि जो जैन मॉन्क्स हैं उनके द्वारा भी या फिर हाउस होल्डर के द्वारा भी किया जा सकता है, जो जैन को फॉलो करते हैं, सॉरी, ठीक है, या फिर हाउस होल्डर द्वारा भी इसको किया जाता है। लेकिन क्या हुआ था, आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कुछ साल पहले 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या इसको बैन कर दिया था प्रैक्टिस को। लेकिन बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स करते हुए इस पे से बैन हटा दिया था संलेखना से। अब बात करते हैं प्रतिक्रमण की। प्रतिक्रमण क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग जैन इज रिपेंट फॉर देयर सिंस ड्यूरिंग देयर डेली लाइफ एंड रिमाइंड देमसेल्फ नॉट टू रिपीट देम, ठीक है। तो प्रतिक्रमण में ये होता है कि जैन जो है ना अपनी जो सिन है अपनी डेली लाइफ के, उसको क्या कहते हैं, रिमाइंड करते रहते हैं कि वो रिपीट ना करते रहें, ठीक है। और ये 5 टाइप्स के होते हैं प्रतिक्रमण, इंक्लूड देवासी, रायपाखी, चौमासी एंड संवत्सारी, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म, ठीक।
देखिए फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट ऑफ मिटिगेट द इविल ऑफ वर्ण ऑर्डर। देखिए क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि वर्ण सिस्टम में तो ये क्या कहते हैं एक तरह से मान रहे थे वर्ण सिस्टम को, लेकिन जो वैदिक अथॉरिटी थी उसका ये लोग पूरी तरह से विरोध करते थे। जो इविल्स थे वर्ण ऑर्डर के, ये एक तरह से उसको एक तरह से हटाना चाहते थे। रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन के जो वैदिक अथॉरिटीज़ थी उसको ये पूरी तरह से डिस्कार्ड करते थे। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और हो रहा था कि उस समय जो संस्कृत का यूज़ था वो अपर वर्णास तक ही लिमिटेड था, जिससे जो लोअर वर्णास थे वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। तो डिस्कार्ड किया इन्होंने संस्कृत का, अडॉप्टेड किया किसको, प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया इन्होंने, और जो कि कॉमन लैंग्वेज थी पीपल की, प्रीच किया उसमें। जो रिलीजियस लिटरेचर थे रिटन इन अर्धमगधी इन 6th सेंचुरी AD, टेक्स्ट कंपाइल एट वल्लभी गुजरात। ठीक है, इनके रिलीजियस लिटरेचर जो है अर्धमगधी में है, जो 6th सेंचुरी AD में कंपाइल किए वल्लभी गुजरात में। ठीक है। ग्रोथ ऑफ लैंग्वेजेस एंड मैनी रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड आउट ऑफ प्राकृत। देखिए प्राकृत लैंग्वेज से ही बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज निकली है, जैसे शौरसेनी, और शौरसेनी का ही एक रूप है मराठी, जो मराठी लैंग्वेज है उसी से डेवलप हुई है। ठीक है। उन्होंने बहुत दे ऑल्सो रोट इन, देखिए दे रोट इन तमिल ड्यूरिंग संगम एज। संगम एज के दौरान उन्होंने तमिल में भी लिखा। रोट इन संस्कृत अर्ली मेडिवल टाइम्स में, गुड यूज ऑफ संस्कृत का भी यूज़ हुआ। जो कन्नड़ का ग्रोथ था उसमें उन्होंने इसमें भी हेल्प किया जैनिज़्म ने, और गुजराती लैंग्वेज का भी यूज़ किया इन्होंने। ठीक है। जो क्या कहते हैं जैनिज़्म है, इसकी जो मेन लिटरेचर बुक है वो है आगम्स, जैन आगम्स। ठीक है, जो कि 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइडेड है, कैनोनिकल और रिलीजियस टेक्स्ट जिसको बोलते हैं जैन आगम्स और आगम, एंड नॉन कैनोनिकल लिटरेरी वर्क्स जिसको बोलते हैं नॉन आगम लिटरेचर। ठीक है, मेन बुक है ये। आगम लिटरेचर की हम जब बात करते हैं तो जब भगवान महावीर, लॉर्ड महावीर जो थे, वो अपनी मतलब शिक्षा दे रहे थे, प्रीच कर रहे थे अपनी बातों को, तो उनके फॉलोअर्स जो थे वो कहते हैं उन्होंने कंपाइल किया। तो जब महावीर स्वामी जी मतलब लॉर्ड महावीर अपनी प्रीच कर रहे थे, हाँ, तो उसको कंपाइल किया गया उनके फॉलोअर्स द्वारा मैनी टेक्स्ट में इनको किया गया, और इसी टेक्स्ट को कलेक्टिवली बोला गया आगम्स। ठीक है, यही आगम लिटरेचर होते हैं, और ये सेक्रेड बुक हैं जैन रिलीजन की। आगम लिटरेचर ऑल्सो डिवाइड होती हैं 2 ग्रुप में। एक होती है अंग आगम, जो कि कहते हैं डायरेक्ट प्रीचिंग है लॉर्ड महावीर की, जो कि कंपाइल्ड की गई हैं किसके द्वारा, गणाधार से होते थे, उनके द्वारा की जाती थी डायरेक्टली। ठीक है। जो लॉर्ड महावीर थे, इमीडिएट डिसाइपल जो होते थे उनके, वो उनको बोला जाता था गणाधार्स। ठीक है। जितने भी गणाधार्स थे वो प्रोसेस करते थे परफेक्ट नॉलेज, जिसको बोला जाता था केवल ज्ञान। परफेक्ट नॉलेज आपको मैंने शुरुआत में बताया था ना, केवल ज्ञान। ठीक है। दे ओरली कंपाइल्ड द डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा। उन्होंने ओरली ही कंपाइल किया अपने लॉर्ड महावीरा की जितनी प्रीचिंग थी इनटू 12 मेन टेक्स्ट में। टेक्स्ट को सूत्रास भी बोलते हैं, और इन 12 मेन टेक्स्ट को बोला जाता है अंग आगमास। ठीक है, यही अंग आगमास की मैं बात कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट प्रीचिंग है लॉर्ड महावीरा की। ठीक है, जिसको गणाधार्स ने ओरली कंपाइल किया है, किसमें, 12 मेन टेक्स्ट में, ये याद रखिएगा। ठीक। अंग बाह्य आगमास, जिसको आउटसाइड ऑफ अंग आगमास बोला जाता है, जो ये टेक्स्ट हैं ये एक्सपेंशन है अंग आगमास के। ठीक है, आगम्स के, सॉरी आगमास बोल रहे हैं, अंग आगम्स के ये कहते हैं एक्सपेंशन है, और ये कंपाइल किसके द्वारा किए गए हैं, श्रोता केवलिन के द्वारा। ठीक है, श्रोता केवलिन के द्वारा, जिनको क्या कहते हैं मिनिमम 10 पूर्वा की नॉलेज हुआ करती थी, उनको श्रोता केवलिन बोला जाता था। अब ये पूर्वास क्या होते हैं ये अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मिनिमम जो जिनको कहते हैं नॉलेज हुआ करती थी 10 पूर्वा की, उनको श्रोता केवलिन बोला जाता है। जो टीचिंग होती थी तीर्थंकर की बिफोर महावीर आर नोन एज पूर्वा। ठीक है, द टीचिंग ऑफ तीर्थंकरा बिफोर महावीर। ठीक है, जो महावीर के पास जो कहते हैं टीचिंग हुआ करती थी उसको पूर्वाज बोला करते थे। लगभग 14 टोटल पूर्वाज हैं। ठीक है, जिसमें से अगर 10 के बारे में ही कोई मॉन्क्स जान रहा हो तो उसको श्रोता केवलिन भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि मेमोराइज की जाती हैं एंड पास थ्रू द एजेस, जो धीरे धीरे एजेस टू एजेस क्या कहते हैं मेमोराइज करके पास की गई हैं।
बट लेटर ये क्या कहते हैं अपनी लॉस्ट हो गई, और यही जो जैन लिटरेचर है ना, इसी को जैन आगम बोला जाता था। ठीक है। अच्छा, श्रोता केवलिन जो है ना, रोट मैनी टेक्स्ट, सूत्र, टेक्स्ट मतलब होता है सूत्र। ठीक है, बहुत सारे सूत्र लिखे हैं। एक्सपेंडिंग द सब्जेक्ट मैटर डिफाइंड इन द अंग आगमास, कलेक्टिवली दीज टेक्स्ट आर कॉल्ड अंग बाह्य आगमास, मीनिंग आउटसाइड ऑफ आगमास। ये तो मैंने आपको बता ही दिया एक तरह से, पहले ही समझा दिया कि क्या क्या था। जो 12th अंग आगम है ना, उसको दृष्टिवाद बोला जाता है। दृष्टिवाद, वैसे तो 14 हैं, 14 पर्व हैं, 14 पूर्व हैं, लेकिन जो 12th अंग आगमा है उनको दृष्टिवाद बोला जाता है। और इसी दृष्टिवाद में 14 पूर्व टेक्स्ट क्या कहते हैं मिलते हैं। ये 14 जो पूर्वा टेक्स्ट होते हैं ना, ये इसी में मिलते हैं, और इसको ही बोला जाता है पूर्वाज और पूर्वा आगमास। ये बहुत ही ओल्डेस्ट सेक्रेट टेक्स्ट है जैनिज़्म का, और ये सब प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है। नॉन आगम लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, तो ये कंसिस्ट करते हैं कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ आगम लिटरेचर के। एंड इंडिपेंडेंट वर्क है, कंपाइल्ड बाय एल्डर मॉन्क्स एंड नन्स एंड स्कॉलर्स के द्वारा। दे आर रिटन इन मैनी लैंग्वेज सच एज प्राकृत, संस्कृत, ओल्ड मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन एंड इंग्लिश। ठीक है, ये है तुम्हारा, ये है आपका नॉन आगम लिटरेचर। ओके। सम अदर इम्पॉर्टेंट जैन वर्क्स एंड ऑथर्स आर, इनके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में एग्जाम्पल है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तभी मैं चलिए बता देता हूँ। भद्रबाहु के बारे में मैंने बताया था, ये आपके साउथ गए थे, और ये इनके बारे में बोला जाता है कि ये दिगंबर सेट के थे। ठीक है। ग्रेटेस्ट जैन मॉन्क हैं एक तरह से, और टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हैं, समझ ही गए होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे इनके साथ। ही रोट द सेक्रेट, इन्होंने बहुत सारी सेक्रेट बुक लिखी है, जैसे कल्पसूत्र के बारे में आपने सुना होगा, जो कि बायोग्राफीज़ है जैन तीर्थाकर की। हाँ, ये पाइनियर बोले जाते हैं दिगंबर सेट के। आचार्य कुंडकुंज के समय सार और नियम सार डिस्कस किया है जैन फिलॉसफी के बारे में। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे शिलापद्दिकारम आपने सुना होगा, इलांगो आदिगल के बारे में सुना होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक है तमिल लिटरेचर का, 2nd सेंचुरी AD में लिखा गया था, इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी तरह से आप देखते हैं इसी तरह से और भी सारे थे, इसको आप तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टाइम। ठीक है। हेमचंद सूरी के बारे में देख लीजिए, 12th सेंचुरी में, ये फेमस स्कॉलर है, रोड ग्रामर्स संस्कृत एंड प्राकृत में लिखा है इन्होंने। ठीक है। तो ये सब क्या कहते हैं चीज़ें हैं जो जैन लिटरेचर में आपको दिखेंगी। ये सब क्या कहते हैं चीज़ें यूज़ हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट जैन वर्क्स हैं, ऑथर्स हैं इनके। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वल्लभी एंड कलिंगा वर इम्पॉर्टेंट सेंटर थे लर्निंग क्या जैन बिफोर दे डिक्लाइन। जब वो डिक्लाइन हो रहा था जैनिज़्म का, तो उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा था, ये वल्लभी और कलिंगा जो थे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थे जैन लिटरेचर को सीखने के लिए। ठीक है, जैनिज़्म को सीखने के लिए। बिटवीन 9th to 12th सेंचुरी जैन मॉन्क्स रोट एक्सटेंसिवली इन कन्नड़ लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा लिखा। 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर कौन से थे, पाम्पा, पोन्ना और राना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। फेमस राइटर हैं रिलेटेड टू जैनिज़्म। विद द रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म को जब रिवाइवल होता है, स्प्रेडिंग ऑफ लिंगायत इन कर्नाटक, पॉपुलैरिटी ऑफ जैनिज़्म डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है। थस रिडक्शन इन लिटरेरी वर्क्स आफ्टर 12th to 13th सेंचुरी। ठीक है। अब हम बात करते हैं जैन काउंसिल की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब कि 1 डे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी लगभग 300 BC के आसपास। कौन किया था, स्थूलभद्रा ने इसको प्रिसाइड किया था। और जैनिज़्म स्प्लिट हुआ था इंटू 2 फैक्शंस, श्वेतांबर में और दिगंबर में। हाँ, और 12 अंग जो थे वो महावीर के इसी काउंसिल में क्लासीफाई किए गए थे, 12 अंग जो थे। ठीक। सेकंड जैन काउंसिल कब हुई थी, सेकंड जैन काउंसिल हुई थी आपकी वल्लभी गुजरात में एक हुई थी, उसी टाइम पे मथुरा में भी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। जो मथुरा वाला था उसको प्रिसाइड किया था स्कांडिला ने, और जो क्या कहते हैं वल्लभी था उसको प्रिसाइड किया था नागार्जुना ने। ठीक। ओके।
और इसमें कंपाइलेशन किसका हुआ था? कंपाइलेशन हुआ था किसका? 12 अंगास का कंपाइलेशन हुआ था, ठीक। 12 उपंगास का वो हुआ था, कंपाइल हुआ था, हाँ, प्लस 10 प्रकीर्णास प्लस 6 छेद सूत्र का प्लस 4 मूल सूत्र का, इसमें कंपाइलेशन हुआ था। ये जो सेकंड काउंसिल थी ना, सेकंड काउंसिल में कंपाइलेशन हुआ था इन सभी का। ये मैं लिखना भूल गया, ठीक है, इसको यहाँ से आप लिख लेंगे। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णा, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र का, इसमें कंपाइलेशन हुआ सेकंड जैना काउंसिल में, ठीक है। ये लगभग आपकी 6th सेंचुरी BC के आसपास हुई थी, ठीक है। 6th सेंचुरी AD, सॉरी 6th सेंचुरी AD के आसपास हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में हुआ था, और एक जगह मथुरा उत्तर प्रदेश में भी देखा गया है। वल्लभी गुजरात वाला नागार्जुन ने प्रिसाइड किया था। थर्ड जैन काउंसिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ, वल्लभी में सेकंड टाइम पे हुई, इसीलिए इसको थर्ड काउंसिल कहा जाता है। मॉन्क्स ऑफ श्वेतांबर जो सेक्ट थे गैदर हुए थे इस काउंसिल में, वल्लभी में, प्रेजेंटली जो गुजरात में है, हाँ। देवार्दिगनी प्रिसाइड किया था इन्होंने काउंसिल को, ठीक है। कुछ आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जैन के आर्किटेक्चर हैं। जैसे केव के बारे में हम लोग देखते हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे ना, आर्ट्स एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आर्ट्स एंड कल्चर में जाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। कुछ केव्स के बारे में है, जैसे हाथी गुम्फा केव के बारे में सुना होगा, बागा गुम्फा केव के बारे में एक्सेट्रा, या फिर उदयगिरी और खांडगिरी केव जो उड़ीसा में है, खारवेल में, उसके बारे में आपने सुना है। ये जैन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। दिलवाला टेम्पल जो माउंट आबू में है, हाँ, उसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक, माउंट आबू राजस्थान में। टेम्पल ऑफ गिरनार और पलिताना गुजरात का है जो, उसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक। टेम्पल्स ऑफ पावापुरी टेम्पल, ठीक, राजगिरी में टेम्पल है, राजगिरी टेम्पल बिहार में। इसी तरह स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर महाराज की, बाहुबली की स्टैचू श्रवण बेलगोला में है, जहाँ पे क्या कहते हैं संलेखना किया था। श्रवण बेलगोला ये स्थान है जहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने संलेखना किया था, कर्नाटक में ये जगह है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टैचू ऑफ अहिंसा, हाँ। उसके बाद मंगी तुंगी हिल्स महाराष्ट्र में, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक। देखिए माना स्तंभ एक स्तंभ है, कहाँ पाया जाता है? फ्रंट साइड ऑफ द टेम्पल, हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है इसका, विद एन ऑर्नामेंटल पिलर स्ट्रक्चर कैरिंग इमेज ऑफ तीर्थंकर की इमेज होती है ऑन द टॉप पे, ऑन ऑल 4 कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह बासादीस जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट होता है और टेम्पल होता है इन कर्नाटक में, इसको बोला जाता है, ठीक। हम बात करते हैं रॉयल पैट्रॉन्स की। तो ये नॉर्थ इंडिया में आपने हरिनक डायनेस्टी के बारे में देखा, तो बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन हरिनक डायनेस्टी के थे। नंदास भी कहते हैं फॉलो करते थे कुछ। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा आपने, फिर बिंदुसार, हाँ, एंड संप्रति और मौर्यन ये मगध एम्पायर में, प्रद्योत अवंती में, उद्यन सिंधु सौरवीरा में, खारवेल किंग कलिंगा के, ठीक है। साउथ इंडिया में क्या थे? गंगा डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी, सिद्धिराज सिंह एंड कुमार पाल, चालुक्य डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी। लास्ट ग्रेट पैटर्न ऑफ जैनिज्म थे ये, याद रखिएगा। अमोघ वर्षा राजपूता डायनेस्टी के, इन्होंने भी जैनिज्म को इस तरह से अडॉप्ट किया था, ठीक है, फॉलो किया था, अडॉप्ट नहीं किया था, फॉलो किया था। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, स्थानकवासी, अभी मैंने आपको बताया था सेक्ट बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है? जैनिज्म के स्थानकवासी। किससे? श्वेतांबर से, श्वेतांबर, ठीक। स्थानकवासी मैंने आपको क्या क्या बताया था, याद है? सॉरी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। Which of the following statement is are applicable as Jain art doctrine? The surest way of annihilating karma is practice penance. Every object, even smallest particle, has a soul. Karma is the bane of soul and must be ended. ठीक है, तो इसमें से करेक्ट चूज़ करना है। तो करेक्ट क्या है? तीनों ही होगा करेक्ट, ठीक। कर्मा के बारे में मैंने बताया था, जो एकदम क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके बाद वो तो भगवान ही बन जाता है,
ठीक। अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जैन फिलोसफी के बारे में मैंने बताया, जैन फिलोसफी, उसमें अनेकांतवाद के बारे में मैंने आपको बताया था और स्यादवाद के बारे में बताया था, ठीक है। तो अनेकांतवाद जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक। रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वतंत्रिका समितियाँ वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म है। हमने कहीं आपको पढ़ाया कहीं पर, इसको नहीं पढ़ाया तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सर्वस्तिवादन हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमिना वर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन द लेटेंट फॉर्म। अब देखिए पहला तो नहीं है, ठीक, पहला तो नहीं है। अब आपके पास 50-50 चांस हो गया, ठीक है। अब 50-50 चांस हो गया तो आप इसको कहते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसमें बी आंसर सही है, ठीक। Which of the following statement is applicable to Jain doctrine? The surest way of annihilating karma is practice in penis. Every object, even smallest particle, has a soul. Karma is a bane, soul and must be ended. ये मैंने आपको अभी कराया था, शायद दोबारा ही प्रिंट हो गया, ठीक है। इसका तीनों था सही, ठीक। ये तो बुद्धिज़्म, और जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको मैं बताऊँगा इस क्वेश्चन को फिर से, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कैसा लगा ये लेक्चर ये ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है काफ़ी हद तक समझाने की, आपको समझ में आया तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मुझे बताइए कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या मेरे बोलने की स्पीड में या फिर कुछ भी। आप इसको 2x पे भी सुन सकते हैं अगर मैं काफ़ी धीरे पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है। आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्या और मैं कंटेंट अच्छा बना सकता हूँ, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अब शुरू करेंगे बुद्धिज़्म के, ओके। थैंक यू।